बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये जो है ना हीम डिग्रेडेशन और जॉन्डिस, इसमें आप लोगों को क्या जिस चीज़ पे फोकस करना है वो ये है कि हीम डिग्रेडेशन का कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, वो क्या कलर दे रहा है, ठीक है। और जिस तरह से ये वेटिंग रूम में आप देखें, हो सकता है कि ये वाली पिक्चर आपकी ऑस्पी में पड़ी हो, ठीक है। तो उसमें क्या इसके जो ब्रूज के कलर चेंजेस आ रहे हैं, उनके एंजाइम्स पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या हो सकता आपके लिए इसमें इम्पॉर्टेंट है हीम डिग्रेडेशन और जॉन्डिस में, कि कौन सा टाइप ऑफ जॉन्डिस है, उसमें स्टूल का क्या कलर है, उसमें यूरिन का क्या कलर है, और उसमें जो कौन सी बिलीरुबिन रेज्ड है, कॉन्जुगेटेड या अनकॉन्जुगेटेड, ठीक है। जिस तरह से ये आप देख रहे हैं, हीम डिग्रेडेशन के साथ कि ब्रूज का कलर क्यों चेंज हो रहा है ना, ये ग्रीन हो जाता है, फिर येलो होता है, फिर डिसअपियर हो जाता है, तो उसकी कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं। और हो सकता है आपको ऑस्पी में जो पिक्चर पड़ी हो और आपको बताना हो कि कौन से एंजाइम्स हैं, उसकी बायोकेमिकल बेसिस क्या है। अच्छा, दूसरा कैसे क्वेश्चन आ सकता है कि मसलन ग्रुप ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने क्या किया है, ये स्ट्रीट वेंडर से लेके इन्होंने कोई चीज़ें खाई हैं जो कि वेल कुक्ड नहीं है, ठीक है। तो उसमें कौन से जॉन्डिस का चांस हो सकता है, जो कि वाटर बॉर्न जिसका स्प्रेड हो ना, ठीक है। अच्छा, फिर जो है आपको उसमें जो इनके कलर ऑफ स्टूल्स है उसकी भी बायोकेमिकल बेसिस पूछी जा सकती है, ठीक है। फिर फोटोथेरेपी किस तरह से जॉन्डिस में हेल्प करती है, ठीक है। अच्छा, तो क्या होता है कि जो इसकी स्टोरी स्टार्ट किधर से होती है कि जो आरबीसीज हैं, वो जब हमने बेसिकली देखना है कि जॉन्डिस क्या है। जॉन्डिस इज द येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, स्क्लेरा एंड म्यूकस मेम्ब्रेन्स। अच्छा, वो कैसे हो रही है, बिलीरुबिन से हो रही है। बिलीरुबिन किधर से आ रही है, तो बिलीरुबिन की कहानी ट्रेस बैक करने के लिए वी नीड टू गो टू द आरबीसीज। के आरबीसीज जब मैच्योर होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो समझते हैं कि अब हमें किसी बड़े छोटे की ज़रूरत नहीं है। फिर ये क्या करते हैं, दे थ्रो अवे ऑल ऑफ देयर ऑर्गेनेल्स, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, सब कुछ इन्होंने क्या किया है, थ्रो आउट कर दिया है। अब उसका इनको कुछ नुकसान क्या होगा, अभी तो ये बहुत हैप्पी हो रहे हैं ना, बट क्या होगा कि अब इनके पास सिर्फ वो प्रोसेसेस चल रहे हैं जो कि साइटोप्लाज्म में चलते हैं, जैसे कि ग्लाइकोलिसिस है, और वो भी एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया तो है नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ 2 एटीपी बन रही है जिससे ये अपने मेम्ब्रेन पंप्स को मेंटेन कर रहे हैं। उसके अलावा एचएमपी शंट चल रही है जो कि एनएडीपीएच दे रही है। एनएडीपीएच क्यों दे रही है, ताकि वो ग्लूटाथायोन को रिड्यूस रखे। ग्लूटाथायोन इनमें क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि फ्री रेडिकल्स को वो क्वेंच कर सके, ठीक है। मैं बहुत फास्ट इसलिए जा रही हूँ कि ये रेपिटेशन है, रिकैप है, ठीक है, तो ताकि हमारा जॉन्डिस के लिए टाइम ख़त्म ना हो जाए। अच्छा, तो फिर क्या होगा कि जब 120 डेज के बाद आरबीसी जो है वो बिल्कुल ओल्ड हो गया ना, बस इसकी ज़िंदगी के इतने ही दिन हैं। उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि इट हैज़ थ्रोन अवे ऑल ऑफ इट्स ऑर्गेनेल्स। इट हैज़ नो न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस नहीं है तो इट हैज़ नो जीन्स, जीन्स नहीं है तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो सकती, आरएनए नहीं बन सकता, आरएनए नहीं बन सकता तो प्रोटीन्स नहीं बन सकते, इट हैज़ नो राइबोसोम्स, ठीक है। तो जो G6PD है, जो कि एचएमपी शंट का पहला एंजाइम है, उसने क्या करना था, एचएमपी शंट ने एनएडीपीएच जनरेट करना था। एनएडीपीएच ने क्या करना था, ग्लूटाथायोन को रिड्यूस करना था। ग्लूटाथायोन ने क्या करना था, फ्री रेडिकल्स को क्वेंच करना था। फ्री रेडिकल्स को क्वेंच क्यों करना था, बिकॉज ये ऑक्सीजन कैरी कर रहा है ना, और जिधर भी ऑक्सीजन आती है तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जनरेट होती हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन्स को डैमेज करती हैं। तो इसलिए अब ये इतना डैमेज हो गया है कि अब जब ये स्प्लीन में से स्क्वीज थ्रू कर रहा होगा तो इट इज़ गोइंग टू बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो क्या होगा कि ये देखें कि अब ये आरबीसी जो है ये फोत हो गया है, ठीक है। इसकी घोस्ट निकल आई है। इसकी घोस्ट में क्या है, इसमें तकरीबन 97% तो हीमोग्लोबिन ही थी ना, तो अब इसमें से वही निकलेगी, हीमोग्लोबिन निकलेगी। और हीमोग्लोबिन को कौन ले लेगा, जो मैक्रोफेजेस हैं
कुफर सेल्स हैं, ये वाले जो मैक्रोफेजेस हैं, जो कि इसमें बोन मैरो में होंगे, स्प्लीन में होंगे, लिवर में होंगे। मेनली ये स्प्लीन में इनकी हो रही है डिस्ट्रक्शन, ठीक है। अच्छा, तो कुफर सेल्स ने इनको ले लिया। अच्छा, हीमोग्लोबिन कैसे बनी थी याद है? प्रोटोपोरफायरिन 9 में जब आयरन ऐड हो जाता था तो हीमोग्लोबिन बन जाती थी। अब इसमें से जब आयरन रिमूव हो जाएगा तो ठीक है, इसकी डिग्रेडेशन स्टार्ट जब होगी, ठीक है। तो कौन सा एंजाइम इसको रिमूव करेगा? हीम ऑक्सीजनेज, ठीक है। हीम ऑक्सीजनेज जब आयरन रिमूव कर देगा, इसका रिंग ओपन अप हो जाएगा और ये बिलीवर्डिन में कन्वर्ट हो जाएगा। और बिलीवर्डिन जो है, बिलीवर्डिन रिडक्टेज की प्रेजेंस में बिलीरुबिन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप सोचेंगे दिस इज दी मैक्रोफेज, ठीक है, ये कुफर सेल है, ठीक है। और ये क्या खा रहा है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में से जो तो ग्लोबिन का पार्ट है उसमें से तो अमीनो एसिड्स निकल आएंगे, ठीक है, और वो तो ब्रेक डाउन हो गया। हम किससे कंसर्न है? हीम से। हीम के लिए ये क्या इसके पास होगा? एक तो NADPH की प्रेजेंस में प्लस हीम ऑक्सीजनेज की प्रेजेंस में ये क्या करेगा? इसका आयरन जो है वो उसमें से रिमूव हो जाएगा, हीम में से, ठीक है। अब वो आयरन जो रिमूव हुआ है या तो वो ट्रांसफेरिन से बाइंड होकर सर्कुलेशन में चला जाएगा या फिर वो जो स्टोरेज प्रोटीन है फेरिटिन उसके साथ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो पहले हीम ऑक्सीजनेज ने इसको क्या बना दिया? हीम को बिलीवर्डिन। फिर बिलीवर्डिन रिडक्टेज जो है वो छोड़ा है कुफर सेल ने, वो क्या करेगा? इसको कन्वर्ट कर देगा बिलीरुबिन में। और जो आयरन था वो अगर तो एपोफेरिटिन साथ बाइंड कर देता है तो फिर वो क्या बन जाता है? एपोफेरिटिन का फेरिटिन। और अगर बहुत से फेरिटिन मॉलिक्यूल्स जो हैं फेरिटिन के जो प्रोटीन्स हैं वो आपस में जो है वो एक कंबाइन करेंगे तो वो क्या बना देंगे? हीमोसिट्रीन, ठीक है। तो ये तो इसकी कहानी हो गई हीम की। अच्छा, फिर जो हिपेटोसाइट है, अब हीम को इस बिलीरुबिन को इसके पास पहुंचना है। तो ये काम किधर हुआ है सारा? ये कुफर सेल्स में हुआ है। कुफर सेल्स किधर थे? ये हम स्प्लीन के कुफर सेल्स की बात कर रहे थे। स्प्लीन के कुफर सेल्स ने क्या किया है? कुफर सेल्स मैक्रोफेजेस जो हैं स्प्लीन के, उन्हीं को हम कुफर सेल्स कह रहे हैं। उधर से क्या किया उन्होंने? बिलीरुबिन बनाई है। बिलीरुबिन क्या होगी? ब्लड में रिलीज होगी, लेकिन ब्लड में ये लिपिड सॉल्युबल है, इसको जो है वो इस तरह से ट्रेवल अलाउड नहीं है। क्यों? क्योंकि इट कैन क्रॉस दी ब्लड ब्रेन बैरियर और ये ब्रेन को डैमेज कर सकती है जाके। तो फौरन से एल्ब्यूमिन इज गोइंग टू बाइंड इट, ठीक है। तो ये क्या बनाएगी? एक बिलीरुबिन एल्ब्यूमिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है। और बिलीरुबिन एल्ब्यूमिन कॉम्प्लेक्स इसको किधर लेके जाएगा? इट इज गोइंग टू ट्रांसपोर्ट इट टू द लिवर, ठीक है। लिवर में जो है वो ये हिपेटोसाइट में बिलीरुबिन ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। और जो एल्ब्यूमिन है वो बाहर ही डॉक रहेगी, ठीक है, एल्ब्यूमिन नहीं साथ में गई। अच्छा, अब हिपेटोसाइट क्या करेगा? उसको एक ही काम आता है, कॉन्जुगेशन करना। तो इधर ये बिलीरुबिन किधर गई है? हिपेटोसाइट के स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपको पता है P450 एंजाइम्स होते हैं और उधर जीनोबायोटिक का मेटाबॉलिज्म भी होता है। और जो उसका फेज 2 रिएक्शन होता है उसमें जो है वो ज़्यादातर कॉन्जुगेटिंग एंजाइम्स होते हैं। तो इधर भी जो है इसकी कॉन्जुगेशन हुई है, ठीक है। UGT ने इसको कॉन्जुगेट किया है। और अब आप देखें कि इसके सर के ऊपर 2 सींग लग गए हैं। ये क्या है? ये ग्लूक्रोनिक एसिड है। ग्लूक्रोनिक एसिड कैसे बनता है? ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन से बनता है। तो इसमें कोई इतनी बड़ी वो रॉकेट साइंस नहीं है। तो 2 इसके ऊपर जो है वो ग्लूक्रोनिक एसिड जो है कॉन्जुगेट हो गए हैं। उससे क्या हुआ है कि ये अब बन गया है कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन या बिलीरुबिन डाइग्लूक्रोनाइड, ठीक है। ये एक ही चीज़ के 2 नाम है और अगर आपने इसका तीसरा नाम करना है तो दैट इज द डायरेक्ट बिलीरुबिन, ठीक है। पहले कौन सी थी? अनकॉन्जुगेटेड जो थी वो थी इनडायरेक्ट बिलीरुबिन, ठीक है। तो अब ये वाटर सॉल्युबल है और ये अब ये किधर जाएगी? सवाल ये पैदा हुआ है। खुद सोचें ये किधर जाएगी? ये इधर ही तो नहीं भटकती रहेगी ना अब सर्कुलेशन में, इसको कहीं जाना है, ठीक है। तो ये देखें कि ये मैंने हिपेटोसाइट बनाया है। एक इसकी होती है साइनोसॉइडल सरफेस जो कि जैसे आप देख लें कि ये जो इसकी बेसोलैटरल मेम्ब्रेन्स हैं उसमें आपको ब्लड नज़र आ रहा है ना, तो ब्लड में से इसमें चीज़ें आ रही हैं लिवर में। और नीचे आपको येलो में नज़र आ रही हैं जो बाइल कैनालिक्यूलाई हैं, जिधर से जो भी ये काम करेगा, जो भी ये चीज़ें बनाएगा हिपेटोसाइट, तो फिर ये उनको एक्सक्रीट आउट करेगा इनटू दी बाइल
कैनेलिकुलाई। ठीक है, इधर क्या है, ट्रांसपोर्टर्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा फिर ये ओट कुछ ट्रांसपोर्टर्स हैं, इनके आपने नाम नहीं याद रखने। ठीक है, वैसे जो है वो ये कुछ जो हैं बाइल सॉल्ट्स के हैं, ये जो ब्लू और लेवेंडर कलर के मैंने बाइल सॉल्ट्स बनाए हुए हैं, क्योंकि ये सिर्फ बिलीरुबिन को तो ही नहीं हैंडल करता ना, ये बहुत सी चीज़ों को लिवर हैंडल कर रहा है। ये बाइल सॉल्ट्स की क्या सिग्निफिकेंस है कि लिवर जो है उसके अंदर कोलेस्टेरॉल होता है कैसे होता है, किधर से आता है। एक तो है कि उसके काफ़ी से तरीके हैं लिवर में कोलेस्टेरॉल आने के। एक होता है कि आपने खाना खाया, खाने में आपने फ़ैट खाया, फ़ैट जो है उसके अंदर आपने कोलेस्टेरॉल भी खा लिया। अच्छा, वो किस में पैक हुआ, काइलोमाइक्रोन में पैक हुआ। इंटेस्टाइन में क्या होता है कि पहले सबसे फ़ैट के बड़े बड़े इमल्शन ड्रॉपलेट बनते हैं आके। ठीक है, फिर उनकी इमल्सिफिकेशन होती है, बाइल सॉल्ट लग जाते हैं, फिर पेनक्रियाटिक एंजाइम्स आके डॉक होते हैं, कोलाइपेज आता है, वो सारे फैट्स को ब्रेक डाउन करता है। फैट्स आप 3 तरह के ही खाते हो ना, फॉस्फोलिपिड्स खा लेते हो, कोलेस्टेरॉल एस्टर्स खा लेते हो। ठीक है, उसके अलावा टैग खा लेते हो। अब और तो कोई इसके अलावा फैट नहीं है ना जो आप खाओगे। ठीक है, तो वो उसका ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, वो छोटे होके मिसल्स बन जाते हैं, इमल्शन ड्रॉपलेट्स के। मिसल्स जो हैं वो फिर ब्रश बॉर्डर के ऊपर डॉक करते हैं, उसके अंदर से जो ब्रोकन डाउन हाइड्रोलाइज्ड फैट्स हैं वो अंदर चले जाते हैं एंटेरोसाइट के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, उधर जाके वो रीसिंथेसाइज हो जाते हैं। ठीक है, फिर वो इतने बड़े हो जाते हैं कि वो उधर से एक्सक्रीट आउट नहीं हो सकते, तो फिर जो है वो जो एंटेरोसाइट है वो इनको पैक करता है ApoB48 में। ApoB48 जो है वो काइलोमाइक्रोन बन जाता है, मतलब ApoB48 में पैक हुए फैट्स जो हैं वो काइलोमाइक्रोन है। वो फिर जाते हैं एक्सोसाइटोसिस से सर्कुलेशन में रिमूव होते हैं, सर्कुलेशन में वो मूव करते हैं, उनमें से फैट जो है वो सीक्वेस्टर होता है इनटू दी एडिपोसाइट्स, और फिर जो वो काइलोमाइक्रोन रेमनेंट रह जाता है, वो जल्दी से चला जाता है लिवर के ऊपर। लिवर उसको पकड़ लेता है, अपने अंदर करता है, तो अब जो उसमें कोलेस्टेरॉल थी वो भी लिवर में पहुंच गई ना। तो कहानी हम क्या कर रहे हैं कि कोलेस्टेरॉल लिवर में आई है, उसके अलावा कैसे आ सकती है, लिवर खुद कोलेस्टेरॉल सिंथेसाइज कर सकते हैं, उसके अलावा कैसे आ सकती है कि आपने दबा के कार्बोहाइड्रेट्स खाए, कार्बोहाइड्रेट्स में क्या निकला, स्टार्च, मसलन स्टार्च में से ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस हुआ तो क्या बना, पायरूवेट से क्या निकले, दो एसिटाइल कोए क्या करते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल में घूमते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल में घूमे, फिर उनके इलेक्ट्रॉन्स NADH और FADH2 में बैठ के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में गए और ATP दी। लेकिन अगर आपने दबा के कार्बोहाइड्रेट खा लिए तो सिट्रिक एसिड साइकिल की बस हो जाएगी, वो कहेगा कि खुदा का वास्ता अब मैं हैंडल नहीं कर सकता इतना ज़्यादा, तो वो क्या होता है उसमें फिर सिट्रेट बाहर निकलने लग जाता है TCA साइकिल से, वो बाहर निकल के सिट्रेट लाइएज से ऑक्सैलोएसीटेट वापस आ जाता है, और दो एसिटाइल कोए उधर बनने लग जाते हैं जो कि फैट का सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, तो दो एसिटाइल कोए जो है वो फैटी एसिड भी बना सकते हैं, कोलेस्टेरॉल भी बना सकते हैं। तो कोलेस्टेरॉल आ रही है ना लिवर में, मकसद ये था कहने का। ठीक है, अच्छा, तो कोलेस्टेरॉल से जान छुटाने का एक तरीका है कि उसके बाइल सॉल्ट बना दें। ठीक है, ये जो दोबारा आ जाए इधर ब्लू और लेवेंडर कलर, ये बाइल सॉल्ट हैं। ठीक है, तो ये भी आ रहे हैं लिवर में। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा ड्रग्स आ रही हैं, लेकिन हम किससे ज़्यादा अभी कंसर्न है, बिलीरुबिन से। ये इसका मैंने येलो ट्रांसपोर्टर बनाया है कि जो है बिलीरुबिन भी आ रही है। ठीक है, तो बिलीरुबिन जब आएगी तो अब वो क्या होगा, इसके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाएगी, उधर क्या होगा, इसके सर पे 2 सींग लग जाएंगे, इसकी कॉन्जुगेशन हो जाएगी, ये बिलीरुबिन डाइग्लूक्रोनाइड हो जाएगी। अब ये वाटर सॉल्युबल हो गई है, तो हम कहानी क्या कर रहे थे कि अब ये किधर जाएगी, अब ये जाएगी बाइल कैनेलिकुलाई में। ठीक है, इधर इसका जो ट्रांसपोर्टर लगा हुआ है MRP2 जो है ना। ठीक है, एक तो ये अंदर आती है, तो उसमें आपने ओट वाले याद रखने हैं कि बिलीरुबिन अंदर कैसे आ रही थी। ये ओट वाले ट्रांसपोर्टर्स हैं, ओट जो है ना P1 भी है और P2 भी है। ठीक है, उनमें से ये अंदर आई है, और दूसरा ये बाहर फिर कैसे गई है, बाइल कैनेलिकुलाई में MRP2 से बाहर गई है, बाइल कैनेलिकुलाई में आ गई है। ठीक है, अच्छा, अब बाइल कैनेलिकुलाई में से ये किधर जाएगी, बाइल कैनेलिकुलाई में बैठी रहेगी क्या, नहीं,
बाइल कैनालिकुलाई से ना दो काम हो सकते हैं। एक तो है कि ये डायरेक्ट ना ऐसे ही फ्लो करके इंटेस्टाइन की तरफ निकल जाए, और दूसरा है कि ये गाल ब्लैडर में स्टोर होके कंसंट्रेट होती है उधर बाइल। लेकिन मैंने आपको सारी जो कहानी की है ना कोलेस्टेरॉल और ड्रग्स और वो वगैरह की, इसलिए कि आप अप्रिशिएट करें कि खाली कोई बिलीरुबिन नहीं बाइल में जा रही, बाइल में बहुत चीज़ें जा रही हैं, उसमें बाइल सॉल्ट्स भी जा रहे हैं, उसमें वो जो ड्रग्स मेटाबोलाइज हुई हैं वो भी निकल रही हैं। ठीक है, तो ये सारा हो गया। अच्छा, फिर जो है क्या होगा कि अच्छा, ये तो हमने देख लिया है ना कि वो बाइल कैनालिकुलाई में गई, अब उससे उसको जाना है आगे, लेकिन बाइल रिलीज कब होगी? बाइल रिलीज होगी जब आप खाना खाते हो। ठीक है, अच्छा, तो आपने देख लिया कि आरबीसी का, अब बिलीरुबिन किधर से आ रही है? आरबीसी का ब्रेकडाउन हो रहा है, कौन कर रहा है? हीम ऑक्सीजनेस कर रहा है, फिर बिलीवर्डिन बनी है, उससे बिलीरुबिन बनी है, फिर वो एल्ब्यूमिन बाउंड होके हेपेटोसाइट पास पहुंची है और उधर से उसकी कॉन्जुगेशन हो गई है। ठीक हो गया। अच्छा, तो ये वही चीज़ है कि एक तरफ साइनोसॉइडल स्पेस है आपकी, दूसरी तरफ बाइल कैनालिकुलस है, तरफ आपका वो बाइल कैनालिकुलस है जिसमें वो जा रही है। और आपके लिए इम्पॉर्टेंट कौन से ट्रांसपोर्टर्स हैं, ये मैं ट्रांसपोर्टर्स का क्यों नाम ले रही हूँ कि इसमें ओट P1B1 है और दूसरा ओट P1B3 है। ठीक है, इससे बाइल एंटर हो रही है। ठीक है, और फिर निकल किधर से रही है? जो कैनालिकुलस में जा रही है ना, वो MRP2 है। ठीक है, तो MRP2 जो है ना, उस ये अगर डिफेक्टिव है तो इसका क्या मतलब होगा कि बाइल कॉन्जुगेट हो गई लेकिन ये अब एक्सक्रीट आउट नहीं हो सकती। और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है कि अगर ये ट्रांसपोर्टर जो है इसकी जीन डिफेक्टिव है तो ड्यूबिन जॉनसन सिंड्रोम होता है। ठीक है, उन बच्चों में जो है वो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन इंक्रीज्ड होगी। ठीक है, अच्छा, तो बेसिकली क्या अभी तक हमने देखा है कि बिलीरुबिन एल्ब्यूमिन कॉम्प्लेक्स आया है, कैसे वो हेपेटोसाइट में पहुंचा है? ओट P1B1 और ओट P1B3 के थ्रू पहुंचा है। आगे क्या हुआ है? ER मैंने जो क्या लिखा हुआ है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उधर क्या हुआ है? इसकी जो है वो UGT जो एंजाइम है उसने उसकी ग्लूक्रोनिडेशन की है, मीन्स उसको कॉन्जुगेट किया है। फिर ये MRP2 से निकला है और इधर से कौन निकला है? इधर से कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन निकली है। अंदर कौन गया था? अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन गई थी। ठीक है, और अगर ये डिफेक्टिव हो तो क्या होगा? ड्यूबिन जॉनसन सिंड्रोम होगा। ठीक है, तो ये आपने देख लिया कि बाइल में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। बिलीरुबिन डाइग्लूक्रोनाइड आ रहा है, बाइल एसिड्स आ रहे हैं, ग्लूटाथायोन के कॉन्जुगेट्स भी आ रहे हैं, ड्रग्स आ रहे हैं, मेटाबोलाइट्स आ रहे हैं। आपने किस पे फोकस अभी करना है? सिर्फ बिलीरुबिन पे। ठीक है, तो अच्छा, फिर जो है ना मतलब कैनालिकुलर इफ्लक्स फेलियर, समझते हो ना कि आप लोग अप्रिशिएट कर सकते हो कि अगर वो बाहर ही नहीं निकल पा रही तो फिर क्या है कि कैनालिकुलाई का से इफ्लक्स का फेलियर है, तो उसमें क्या है? ड्यूबिन जॉनसन सिंड्रोम है। नॉर्मल क्या था कि अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन एंटर होती थी, ड्यूबिन जॉनसन में भी अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन एंटर होती है, फिर कॉन्जुगेशन होती है, दोनों नॉर्मल में भी कॉन्जुगेशन हो रही है, ड्यूबिन जॉनसन में भी कॉन्जुगेशन हो रही है। फिर नॉर्मल में क्या था कि MRP2 एक्सपोर्ट कर रहा है इसको बाइल कैनालिकुलस में, लेकिन ड्यूबिन जॉनसन में क्या है कि वो एक्सपोर्ट नहीं हो रही, वो उसका गेट ही बंद है। ठीक है, तो वो एक्यूमुलेट होगी एंड इट इज़ गोइंग टू रिगर्जिटेट इनटू द ब्लड। ठीक है, नॉर्मल में क्या होता है कि जो इंटेस्टाइन में जाती है उधर स्टर्कोबाइलिन बनती है, इधर क्या होगा कि ये दोबारा वापस अपने साइनोसॉइड से ब्लड में चली गई है। ठीक है, तो इसमें जो है इसको क्रॉनिक जो है कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन हाई होगी, जॉन्डिस होगा। ठीक है, यूरिनरी कॉर्पोपोरफायरिन भी इसका इंक्रीज होगा। वैसे ये बिनाइन कंडीशन है। ठीक है, अच्छा, फिर जो रोटर सिंड्रोम है ना, उसमें क्या है कि रोटर सिंड्रोम में जो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है उसमें क्या ये उस तरह से कॉन्जुगेट नहीं हो पाएगी। ठीक है, कि ओट P1B1 और ओट P1B3 की डेफिशिएंसी है। ठीक है, तो उसमें जो उसकी साइनोसिडल अपटेक और रीअपटेक जो है ना उसका फेलियर होगा।
ठीक है। तो इस अब दोनों में की डिफरेंसेस क्या हैं? एक तो ट्रांसपोर्टर का डिफेक्ट है ना, कि रोटर सिंड्रोम में किसका डिफेक्ट है कि वो अंदर ही नहीं आ पा रही, ठीक है। ओट्स, आप सोचें कि ओट्स उसमें डिफेक्टिव है। ड्यूबिन जॉनसन में वो उसका इफ्लक्स नहीं हो रहा, मतलब रोटर में इनफ्लक्स नहीं हो रहा और ड्यूबिन जॉनसन में ईफ्लक्स नहीं हो रहा, ठीक है। इसमें मेम्ब्रेन कौन सी अफेक्ट हो रही है? कैनेलिकुलर। रोटर में साइनोसॉइडल मींस जो कि ब्लड के साथ थी। इसमें ड्यूबिन जॉनसन में ब्लैक पिगमेंट डिपॉजिट हो जाएगा लिवर में, रोटर में लिवर नॉर्मल है, उसमें जा ही नहीं रही, तो उसमें क्या होना है, ठीक है। तो इसमें जो है जो यूरिनरी कोप्रोपोरफायरिन है वो इंक्रीज हुई होगी ड्यूबिन जॉनसन में, ठीक है, और रोटर में जो है वो दोनों 1 और 3 इंक्रीज हुई होंगी, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हमने देख लिया कि साइनोसॉइडल स्पेस में क्या आ रहा है। पहले सबसे एल्ब्यूमिन बिलीरुबिन कॉम्प्लेक्स आ रहा है, ठीक है, फिर उसमें से फ्री बिलीरुबिन निकली है, ठीक है। वो क्या हुआ है कि वो फिर अंदर चली गई है हेपेटोसाइट में, और बाकी फिर जो वो उधर से निकली किधर से, MRP2 से। तो इन सब ट्रांसपोर्टर्स में से आपने किन को सिर्फ देखना है? ओट्स को और MRP2 जो है, दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। बाकी ये वही कंपैरिजन है उसका ड्यूबिन जॉनसन और रोटर सिंड्रोम का, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि इसमें अभी तक हमने क्या देखा है कि आरबीसी ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, उससे जो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो है फॉर्म होती है, एल्ब्यूमिन के साथ ट्रांसपोर्ट होती है। एल्ब्यूमिन बिलीरुबिन कॉम्प्लेक्स जो है वो अराइव करता है एट हेपेटोसाइट्स, और उधर वो क्या करता है, एल्ब्यूमिन जो है वो उधर ही डॉक हो जाते हैं और बिलीरुबिन इज ट्रांसपोर्टेड, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन इज ट्रांसपोर्टेड। कैसे ट्रांसपोर्ट होती है? ओट्स से, ओट P1B1 और ओट P1B3 से, ठीक है। इधर आगे इनकी ब्रैकेट में जीन्स के नाम लिखे हुए हैं, इनको आपको करने की नहीं ज़रूरत, बस आपके लिए ये ओट्स काफ़ी हैं, ठीक है। वो क्या हुआ कि हेपेटोसाइट में चली गई, ठीक है। फिर ये बाइल एसिड्स वाले भी आप ट्रांसपोर्टर्स बेशक स्किप कर दें, इनके आप नाम अगर आपको नहीं याद रहते कोई बात नहीं है, ठीक है। अब क्या हुआ कि इसने एक लाइगैंडिन के साथ बाइंड किया बिलीरुबिन ने, ताकि वो दोबारा जो है उसका इफ्लक्स ना हो जाए। ये फिर गई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, उधर जो है इसकी कॉन्जुगेशन हुई, बिलीरुबिन डाइग्लूक्रोनाइड बन गई, और फिर जो है ये एक्टिवली बाइल में सिक्रीट हो गई, और कुछ जो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है वो दोबारा जो है उसकी रीअपटेक हो गई, ठीक है। अच्छा, तो अब आपने देख लिया कि बाइल की कॉम्पोजिशन क्या है। बाइल एसिड्स हैं इसमें, ठीक है। वो कैसे बने हैं, किधर से आए हैं? बाइल सॉल्ट से बने हैं। बाइल सॉल्ट्स कैसे बने हैं? कोलेस्टेरॉल से बने हैं, ठीक है। अच्छा, फिर जो है वो इसमें बिलीरुबिन है, वो तो आपने देख लिया आरबीसी के ब्रेकडाउन से आई है। किधर बनी थी? स्प्लीन में बनी थी। कैसे आई थी? एल्ब्यूमिन पे बैठ के आई थी। फिर फॉस्फोलिपिड्स हैं, कोलेस्टेरॉल है, जीनोबायोटिक्स हैं। जीनोबायोटिक्स कोई भी फॉरेन सब्सटेंस है आपकी बॉडी में जो आता है। फिर वाटर है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ग्लूटाथायोन है, ये सारी चीज़ें उधर प्रेजेंट हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये आपका इस तरह से थोड़ा सा रिकैप के, ये इस तरह से आपके वो होते हैं ना, बाइल डक्ट्स और हिपेटोसाइट्स और पोर्टल वेन, हिपेटिक आर्टरी, ये इस तरह से आपको थोड़ा सा आइडिया होगा। अच्छा, जॉन्डिस क्या है? जॉन्डिस इज द येलोइश डिसकलरेशन ऑफ द स्किन, स्क्लेरा एंड म्यूकस मेम्ब्रेन्स, ठीक है। कैसे आई है? ये बिलीरुबिन इंक्रीज होने की वजह से आई है। अब जॉन्डिस के ना 3 मेन टाइप्स हैं, प्री हिपेटिक, हिपेटिक और पोस्ट हिपेटिक। प्री हिपेटिक का क्या मतलब है कि कॉज लिवर से पहले है, पहले ही कुछ हो रहा है। तो अब पहले क्या चीज हो सकती है कि जिससे जॉन्डिस हो? मसलन अगर हिमोलिसिस हो रहा है ब्लड का, हिमोलिसिस मींस के ब्रेकडाउन हो रहे हैं आरबीसीज, और वो इतना फास्ट हो रहा है कि लिवर उस ओवरवेल्म हो गया, वो उतना हैंडल नहीं कर सकता, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि मसलन जो है ना, इसको हम कह लेते हैं कि हीमोलिटिक जॉन्डिस है। अच्छा, अब हीमोलिटिक जॉन्डिस के भी ना 2 टाइप्स हो सकते हैं। एक हो सकता है कि एक्स्ट्रावेस्कुलर हिमोलिसिस हो रहा है, दूसरा है इंट्रावेस्कुलर हो रहा है। अब एक्स्ट्रावेस्कुलर किधर हो सकता है? स्प्लीन में हो सकता है, ठीक है। स्प्लीन में कैसे होगा कि एक तो है ना कि वैसे ही उसकी मतलब वो एज हो गया है और सीनिसेंट हो गया है, आरबीसी 120 डेज के बाद वो उधर से जब पास कर रहा है
तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है, वो स्क्वीज थ्रू नहीं कर पाता नैरो कैपिलरीज में से। तो दूसरा क्या है कि अगर कोई मेम्ब्रेन डिफेक्ट है, मसलन G6PD की डेफिशिएंसी है, तो फिर क्या होगा, NADPH नहीं बनेगा। NADPH ने क्या करना था, ग्लूटाथायोन को फंक्शनल रखना था। ग्लूटाथायोन ने क्या करना था, फ्री जो हैं रेडिकल्स उनको क्वेंच करना था। तो जब वो फ्री रेडिकल्स को क्वेंच नहीं करेगा तो फ्री रेडिकल्स मेम्ब्रेन को डैमेज करेंगे, तो बस वो फिर आप समझ लें उसकी सीनिसेंस हो जाएगी, वो मरने वाला हो जाएगा। इसी तरह से हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस में भी, सिकल सेल एनीमिया में भी, मतलब ये सारे मेम्ब्रेन के डिफेक्ट्स हैं ना, तो वो उधर से पास करते हुए जो है उसका वो हो जाएगा, ठीक है, फोर्थ हो जाएगा आरबीसी। इंट्रावेस्कुलर हिमोलिसिस कैसे हो सकता है, मसलन कोई मिसमैच ट्रांसफ्यूजन हो गई है, कुछ स्नेक्स होते हैं उनके वेनम्स की वजह से भी हो सकता है। तो अब प्री हेपेटिक जॉन्डिस में क्या होगा, हिमेटोक्रिट डिक्रीज्ड है। हिमेटोक्रिट क्या है कि नंबर ऑफ आरबीसीज जो ब्लड वॉल्यूम में परसेंटेज जो है ना उनकी जो डिजॉल्व हुई है, जो प्रेजेंट है ब्लड वॉल्यूम में, ठीक है। तो अब जब वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं तो थोड़े आरबीसीज प्रेजेंट होंगे, ठीक है, तो ये लेस देन 45% हो जाएगा, हिमेटोक्रिट डिक्रीज हो जाएगा। हीमोग्लोबिन डिक्रीज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि उनके ब्रेक डाउन हो रहा है। अच्छा, टोटल बिलीरुबिन इंक्रीज होगी, ठीक है। अच्छा, रेटिकुलोसाइट काउंट क्यों इंक्रीज हो रहा है, रेटिकुलोसाइट्स क्या होते हैं, इमेच्योर आरबीसीज, तो क्योंकि एरिथ्रोपोइसिस या आरबीसीज की फॉर्मेशन स्पीड अप हो जाएगी, क्यों, क्योंकि आरबीसी का रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हुआ है। हेप्टोग्लोबिन क्या है, आपने पढ़ा है, प्लाज्मा प्रोटीन है, क्या करता है, फ्री हीमोग्लोबिन को बाइंड करता है। जब बहुत से जो है आरबीसीज जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, उनमें से बहुत सी हीमोग्लोबिन रिलीज हो रही है, हेप्टोग्लोबिन उसको जब बाइंड करेगा तो हेप्टोग्लोबिन की जो कंसंट्रेशन है ब्लड में वो डिक्रीज हो जाएगी। अच्छा, डायरेक्ट बिलीरुबिन इसमें नॉर्मल रहेगी क्योंकि उसको लिवर को तो कुछ नहीं हुआ ना, ठीक है। अच्छा, AST ALT नॉर्मल रहेंगे, क्यों, क्योंकि ये लिवर फंक्शन को बताते हैं, ठीक है, और लिवर फंक्शन को तो कुछ नहीं हुआ, वो तो उससे पहले ही प्रॉब्लम हुई है ना, लिवर तो डैमेज नहीं है, वो तो काम कर सकता है, ठीक है। अच्छा, इनडायरेक्ट बिलीरुबिन रेस्ड है इसमें, क्यों, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा बन रही है कि उतनी लिवर की कैपेसिटी नहीं है उसको कॉन्जुगेट करने की, जितनी वो स्पीड पे हिमोलिसिस की वजह से बन रही है। लिवर की तो कैपेसिटी है कि नॉर्मल जो लाइफ स्पैन है उसको वो कर रहा होता है ना, लेकिन अगर बहुत मतलब 120 डेज के बाद नॉर्मली वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, उनको तो वो हैंडल कर लेते हैं। इतने ज़्यादा वो तूफान आ गया, उनका सैलाब आ गया उसका, तो वो उसको उतने ज़्यादा कॉन्जुगेट नहीं कर पाएगा। यूरोबिलिनोजिन इसमें इंक्रीज्ड है, यूरोबाइलिन इसमें इंक्रीज्ड है, स्टेरकोबाइलिन इसमें इंक्रीज्ड है, क्यों, क्योंकि जब आपकी जो बिलीरुबिन है ना, वो जब आपकी इंटेस्टाइन में जाती है तो वो कुछ बैक्टीरिया उसको कन्वर्ट कर देते हैं यूरोबिलिनोजिन में, ठीक है। तो यूरोबिलिनोजिन जो है वो फिर आगे फर्दर ऑक्सीडाइज होती है इंटेस्टाइन्स के अंदर इनटू स्टेरकोबाइलिन, जो कि पिगमेंट है, जो कि कलर देता है स्टूल्स को, ठीक है। तो फीसिस को ब्राउन कलर स्टेरकोबाइलिन देता है। फिर जो कुछ यूरोबिलिनोजिन है वो एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन से दोबारा पोर्टल ब्लड में एब्जॉर्ब होकर लिवर में जाती है और दोबारा से वापस इंटेस्टाइन में भी आ जाती है, ठीक है। तो ये जो और कुछ सी ये फिर ब्लड में जब ये जाती है तो कुछ ये किडनी की तरफ चली जाती है और यूरिन में भी आती है, तो ये यूरिन को भी कलर देती है, ठीक है। तो अब क्योंकि ये ज़्यादा इसमें बन रहा है, जो बिलीरुबिन है वो आ रही है इसमें इंटेस्टाइन में आ रही है आपकी, ठीक है ना, तो जो है इसमें ये थोड़े थोड़े आपको ये भी रेस्ट मिल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, फिर हम आ जाते हैं हिपेटोसेल्यूलर जॉन्डिस पे। इसकी क्या कॉजेज हैं, एक तो है कि किसी इन्फेक्शन ने लिवर को डैमेज कर दिया, ठीक है, सबसे पहले तो है कि अल्कोहल ने डैमेज कर दिया। फिर क्या हो सकता है कि इन्फेक्शन ने डैमेज कर दिया। अब इन्फेक्शन कैसी कैसी हो सकती है, वायरस हो सकता है, मसलन हेपेटाइटिस A, B या C वायरस, साइटोमेगेलो वायरस, हर्पीज, फिर बैक्टीरिया में लेप्टोस्पाइरोसिस हो सकता है, बैक्टीरिया में सिफिलिस का जो बैक्टीरिया है वो कॉज कर सकता है। उसके अलावा पैरासाइट्स जो हैं उसमें शिस्टोसोमियासिस लिवर को डैमेज कर सकता है। उसके अलावा ऑटो इम्यून डिजीजेस हो सकती हैं। फिर बर्ड-शियारी सिंड्रोम है कि हेपेटिक वेन्स की ऑक्लूजन होती है और वो फिर जो है बैकलॉग की वजह से लिवर डैमेज होता है। सर्कुलेटरी शॉक में डैमेज हो सकता है क्योंकि
जो है ऑक्सीजन की डिलीवरी जो है उसकी अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ हुई है तो इस्कीमिक इंजरी हो जाएगी। फिर आयरन या कॉपर ओवरलोड जो है वो भी लिवर को डैमेज कर सकता है। ठीक है, तो अब क्या होगा? डायरेक्ट बिलीरुबिन जो है वो इसमें क्या इंक्रीज होगी? खुद सोचें, नहीं होगी ना। लिवर डैमेज है, वो डायरेक्ट बिलीरुबिन किसने बनानी थी? लिवर ने। कैसे बनानी थी? बिलीरुबिन को कॉन्जुगेट करके। तो वो तो बीमार है लिवर, वो कॉन्जुगेट तो नहीं कर पाएगा ना। तो डायरेक्ट बिलीरुबिन तो इसमें इंक्रीज नहीं होगी। ALT बहुत ज़्यादा रेज्ड होगा अगर ये वायरल है। ठीक है, अच्छा AST रेज्ड हो सकता है, लेकिन जो AST है वो ज़्यादा रेज्ड किस में होता है? मसलन अगर ये 4 टाइम्स रेज्ड है और AST 8 टाइम्स रेज्ड है तो उसका मतलब है अल्कोहलिक इंजरी है। मतलब अगर AST 2 टाइम्स रेज्ड है ना कंपेयर टू ALT, उसका मतलब है कि अल्कोहल से लिवर डैमेज हो रहा है। फिर GGT और अल्कलाइन फॉस्फेटेज, सॉरी JALK लिख दिया मैंने, ALP था। GGT गैमा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज और अल्कलाइन फॉस्फेटेज, ये दोनों जो है ना बाइल कैनेलिकुलाई के एंजाइम्स हैं। ये अगर रेज्ड हैं तो उसका क्या मतलब है कि ऑब्स्ट्रक्शन है। ठीक है, तो ये ऑब्स्ट्रक्शन में रेज्ड होते हैं। तो अभी इसको ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है ना, ये तो काम ही नहीं कर पा रहा, तो इसके ये दो भी रेज्ड नहीं होंगे। अच्छा, प्रोथ्रोम्बिन टाइम क्यों इंक्रीज्ड होता है इनका? PT मीन्स कि मतलब जो इनका ब्लड है ना वो क्लॉट करने में ज़्यादा टाइम लेगा। क्यों? क्योंकि जो लिवर है ना क्लॉटिंग फैक्टर्स सिंथेसाइज कर रहा होता है 2, 7, 9 और 10। अगर लिवर बीमार है, लिवर जो है वो उसको किसी भी वजह से इंजरी हुई है हेपेटोसाइट्स को, तो वो फिर क्लॉटिंग फैक्टर्स तो नहीं बनाएंगे तो PT इंक्रीज्ड होगा। अच्छा, फिर अगर क्रॉनिक हो गई है ना कंडीशन, तो फिर एल्ब्यूमिन का सिंथेसिस जो है ना, एल्ब्यूमिन क्या कर रहा था? वो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को बिठा के लाता था और भी बहुत काम करता है। ठीक है, ऑनकोटिक प्रेशर भी मेंटेन करता है। तो अब जो है वो लिवर ने एल्ब्यूमिन बनाना था, एल्ब्यूमिन प्लाज्मा प्रोटीन है, अब वो भी नहीं वो बना रहा। ठीक है, तो एल्ब्यूमिन भी डिक्रीज हो सकता है। अच्छा, इनडायरेक्ट बिलीरुबिन बहुत ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि वो उसको कॉन्जुगेट नहीं कर पा रहा। ठीक है, अच्छा अब क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन है तो यूरोबिलिनोजिन क्यों नहीं बन रही? क्योंकि कैसे बननी थी? बिलीरुबिन डाइग्लूक्रोनाइड बनना था हेपेटोसाइट में, और फिर उसने आना था बाइल कैनेलिकुलस में, और कैनेलिकुलस से इसने जाना था गट में, और गट में जो है इधर कुछ बैक्टीरिया ने बिलीरुबिन की यूरोबिलिनोजिन बनानी थी और फिर उसको स्टर्कोबाइलिन बनना था। तो अब वो भी नहीं बनेगी, स्टर्कोबाइलिन भी नहीं बन रही, यूरोबिलिनोजिन भी नहीं बन रही। वो नहीं बन रही तो यूरोबाइलिन भी नहीं बन रही, और यूरोबिलिनोजिन ब्लड में भी नहीं जा रही और यूरिन में भी नहीं जा रही। तो इनके जो हैं वो बिल्कुल ऑलमोस्ट वाइटिश स्टूल्स होंगे, ये जो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस वाले पेशेंट्स होंगे। और ये UHS को इतना पसंद है, टॉपिक इतना पसंद है कि जितनी ऑस्पी आ रही है ना UHS में से, वो सारी इसी में बनी होती है कि जो कौन सा जॉन्डिस है, कौन सा उसका कैसा उसका स्टूल कलर है, और उसके यूरोबिलिनोजिन और स्टर्कोबाइलिन और यूरोबिलिन का क्या हाल है, और डायरेक्ट बिलीरुबिन रेज्ड है या इनडायरेक्ट है। ठीक है, अच्छा फिर हम आ जाते हैं उस पे पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस पे। ठीक है, पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस जो है ना, ठहरें 1 मिनट, हाँ ठीक है, ये पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस जो है ना उसमें है कि वो काम कर रहा है। ठीक है, और ये जो है ना सॉरी, जो पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस है ना उसमें मैंने बताना था कि स्टूल बिल्कुल वाइटिश होगा, वो मैं कंफ्यूज कर गई, मुझे लग रहा था मैं पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस पे आ गई हूँ। अच्छा, तो जो बिलियरी फाइब्रोसिस हो सकता है कि जो बिलियरी जो कैनेलिकुलाई डक्ट्स हैं उन्हीं का एट्रीजिया हुआ है, तो उससे भी बिलीरुबिन जो है वो नहीं जाएगी इंटेस्टाइन तक। ठीक है, फिर गाल स्टोन्स हैं कि उन्होंने उधर ब्लॉक लगाया हुआ है। ठीक है, जैसे इधर आपके इस्लामाबाद में कंटेनर खड़े हुए होते हैं। फिर बिलियरी एट्रीजिया हो सकता है, कोई ट्यूमर हो सकता है जो कि बिलियरी ट्री का भी हो सकता है या पेनक्रियास के हेड का भी हो सकता है। तो ये आप देखें कि ये आपको नज़र आ रहा है ना, ये ग्रीन कलर का ये डक्ट है, ये इधर आपको गाल ब्लैडर नज़र आ रहा है, और इधर से बाइल ने आना था और इस इंटेस्टाइन में पहुंचना था। तो कहीं पे भी ब्लॉकेज है तो वो नहीं आ पाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, कोई लिवर को तो डैमेज नहीं हुआ ना,
तो आप खुद सोचें, डायरेक्ट बिलीरुबिन या कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? ऑब्वियसली इंक्रीज होगी, क्योंकि लिवर तो अपना काम कर रहा है, वो तो कॉन्जुगेट किया जा रहा है लेकिन आगे वो ब्लॉक हुआ है, तो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन इंक्रीज होगी। ठीक है। अच्छा, ALT AST हो सकते हैं रेस्ड हों, क्योंकि हो सकता है कि वो उसके बिल्डअप की वजह से थोड़ा हेपेटोसाइट डैमेज हो जाए। ठीक है, लेकिन आप देखें कि ये उतने मार्केटली रेस्ड नहीं है जितने वायरल हेपेटाइटिस वगैरह में थे। ठीक है, फिर GGT रेस्ड है, ALP रेस्ड है, मींस गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज और अल्कलाइन फॉस्फेटेज। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उधर क्या इंपॉर्टेंट था आपको डिफ्रेंशिएट करना कि अल्कोहलिक और दूसरे हेपेटाइटिस में AST ALT जो है कि अगर AST अगर GGT रेस्ड है और ALP भी रेस्ड है, तो आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये बोन में से ALP आ रहा है या लिवर में से आ रहा है? कि अगर बोन में से आ रहा है तो GGT नहीं होगा, सिर्फ ALP रेस्ड होगा। ठीक है, और अगर ये दोनों रेस्ड हैं तो उसका मतलब है कि कॉज इज इन दी लिवर। ठीक है। अच्छा, फिर जो है ये कुछ है तो ये रेयर हैं, लेकिन यू शुड नो जिल्बर्ट सिंड्रोम है कि इसमें जो है ना इसकी वो नहीं होगी, कॉन्जुगेशन नहीं होगी। ठीक है, तो उसमें क्या है कि इनडायरेक्ट बिलीरुबिन इंक्रीज्ड होगी। फ्लिगरल नाजार सिंड्रोम जो है, अच्छा, उसमें या तो UGT की बिल्कुल एक्टिविटी नहीं है और इनडायरेक्ट बिलीरुबिन बिल्डअप कर रही है, ये ब्रेन में भी डिपॉजिट हो सकती है, कर्निक्टस कॉज कर सकती है। ठीक है, मींस के ब्रेन को डैमेज कर सकती है। ठीक है, और दूसरा क्या है कि इसकी लो एक्टिविटी हो सकती है। ठीक है, उसके अलावा ये जो ग्रे बेबी सिंड्रोम होता है उसमें क्या होता है कि जो इन्फेंट्स हैं जिनमें लो UGT एक्टिविटी है और अगर उनको क्लोरमफेनिकोल दें तो उसमें जो है ये बहुत ज़्यादा बिल्डअप होता है इसका बिलीरुबिन का। ठीक है, तो ये आपने देख लिया कि प्री हिपैटिक जॉन्डिस में क्या है, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बिल्डअप हो रही है। प्री हिपैटिक जॉन्डिस कैसे हो रहा है? हेमोलिसिस से हो रहा है। हेमोलिसिस किन किन कंडीशंस में मसलन हो सकता है? सिकल सेल एनीमिया, मलेरिया, G6PD डेफिशिएंसी में। फिर हिपैटिक जॉन्डिस जो है उसमें मिक्स्ड पिक्चर होगी। ठीक है, कैसे ये कॉज हो सकता है? हेपेटाइटिस हो सकता है, वायरल, अल्कोहलिक, ऑटो इम्यून, सिरोसिस हो सकता है, ड्रग इंड्यूस्ड लिवर इंजरी हो सकती है, और पोस्ट हिपैटिक में कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन इंक्रीज्ड होगी। ठीक है, उसमें जो है वो जैसे कोलिलिथाइसिस कॉज हो सकती है, फिर कोई भी पेनक्रियाटिक या कोलेंजियोकार्सिनोमास हो सकते हैं, स्क्लीरोजिंग कोलिंजाइटिस हो सकता है, या फिर बिलियरी एट्रीसिया हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है जॉन्डिस, और इसके मैं आपको गूगल फॉर्म पे भेज दूंगी क्वेश्चंस, और वो आपने जब आपका ऑफिशियल टाइम ख़त्म हो